वेलकम बैक। अभी जो क्लास है वो है एसएफएम की। चैप्टर चल रहा है म्यूचुअल फंड का। दो चीजें ऑलरेडी देख चुके हो चैप्टर में। एक एनएवी का कैलकुलेशन, दूसरा रिटर्न कैलकुलेशन। रिटर्न किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो रिटर्न कैलकुलेट करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक, आप एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करोगे नॉर्मल तरीके से, और अगर एक से ज्यादा साल का डेटा दे रखा है तो उसका एवरेज कर देंगे हम, तो वो सिंपल एवरेज रिटर्न आ जाता है। एक आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पूछी जा सकती है, तो वहां पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है। फिर हमने बात की थी म्यूचुअल फंड रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन की। तो लास्ट टॉपिक यही चल रहा था। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितने दे रखे हैं मॉड्यूल में वो सारे हो चुके हैं। अब एक बार कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक सारे हो चुके हैं शायद, है ना। इलस्ट्रेशन 5 तक हो चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक तो इस पे यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट का। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो क्या बोला जा रहा है। मिस्टर अरुण ऑन 1st July 2009 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units। कितनी यूनिट्स खरीदी थी? 10,000, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो इनिशियल इशू के वक्त ही हमने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ली। तो देखो ये एक इन्वेस्टर दे रखा है क्वेश्चन में आपको, इन्वेस्टर जिसका नाम है मिस्टर अरुण। इसने कितनी यूनिट्स परचेज की है? 10,000 यूनिट्स, जिसकी एक की फेस वैल्यू 10 रुपए दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं कोई इश्यू प्राइस चेंज है क्या? नहीं है। देखो आगे सीधी आगे की डेट आ रही है। तो 10 रुपए में आपने एक यूनिट खरीदी है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया? 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखो। ऑन 31st March 2010 the dividend operated by the mutual fund was 10%। चलो, म्यूचुअल फंड ने 10% का डिविडेंड दिया। मुझे बताओ, जब भी डिविडेंड परसेंटेज में दे रखा होता है तो वो किसका परसेंटेज होता है? मार्केट वैल्यू का परसेंटेज होता है या फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है? फेस वैल्यू का होता है। ठीक है। तो देखो पहले थोड़ी सी इसकी हमें बनानी पड़ेगी स्टोरी लाइन। दिस इज टाइमलाइन। टाइमलाइन पे एक बार डेटा लिखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट कब किया था हमने? 1 जुलाई को। दिस इज 1 जुलाई 2009। इस दिन इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट था 10,000 यूनिट्स का, मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज की एक यूनिट थी, तो डी टोटल हो गया आपका ₹1,00,000। ठीक है जी, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट डेट दे रखी है क्वेश्चन में 31st March 2010। दिस इज 31st March 2010। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डिविडेंड है, कंपनी ने दिया है 10% का। बताओ मुझे कितना डिविडेंड है? डिविडेंड जो है वो कितना होगा? फेस वैल्यू 10 रुपए है उसकी, 1 रुपए पर यूनिट हुआ गया डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितना है बताओ? अगर इस एक इन्वेस्टर की बात करें तो टोटल डिविडेंड इसको कितना मिलेगा? कितनी यूनिट्स ले रखी है इसने? 10,000 रुपए होगा ना। 10,000 यूनिट हमने ले रखी है और 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो हमें 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलना चाहिए।
ठीक है, ये लिख रखा है क्वेश्चन में। आगे, मिस्टर अरुण फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33%। इस दिन बोल रखा है, इस दिन इसकी एनुअलाइज्ड यील्ड दे रखी है। एनुअलाइज्ड यील्ड मतलब एनुअल रिटर्न दे रखा है कितना, 153.33%। तो पहले जो डेटा दे रखा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट डेट आ रही है ऑन 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011 है, ध्यान रखना। ये डेट अगर गलत उठा ली तो पूरा क्वेश्चन गलत। 20% डिविडेंड वॉज गिवन। 20% डिविडेंड का मतलब बताओ मुझे, पर यूनिट कितना डिविडेंड हुआ, पर यूनिट कितना डिविडेंड हुआ, ₹2 पर यूनिट, सिंपल। आगे, ऑन 31 मार्च 2012, और आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। 31 मार्च 2012, ठीक है। इस दिन क्या बोला है, अरुण रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11296.11। देखो इसने कितनी रिडीम की है। रिडीम का मतलब क्या होता है, सेल। अगर पहले इसने खरीद रखा था मतलब अब इसने सेल कर दी। कितनी यूनिट सेल की है, 11,296.11 यूनिट्स। अब मजे की बात आपको इस क्वेश्चन में समझनी है खुद। इसने खरीदी कितनी यूनिट्स थी, देखो कितनी यूनिट्स परचेज की थी इसने। रिप्लाई फास्ट करो, थोड़ा सा टाइपिंग में हाथ रखो वहां पे। 10,000 यूनिट्स परचेज की थी, जबकि सेल कितनी यूनिट्स की जा रही है, 11,296.11। अब मुझे आप खुद लॉजिकली सोच के बता दो, अगर ओपनिंग यूनिट्स 10,000 थी और क्लोजिंग यूनिट्स ज्यादा है, तो इसका मतलब इन बिटवीन क्या हुआ होगा। क्या इसको कोई फ्रेश यूनिट्स मिली होगी या इसने खरीदी है। इसने बीच में कहीं कोई यूनिट्स खरीदी है, ऐसा इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। परचेज की इंफॉर्मेशन अज्यूम नहीं कर सकते हम जब तक इंफॉर्मेशन कोई है नहीं। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं बोनस, आपने कहा बोनस राइट इशू, पर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी डिस्कशन नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली क्या अज्यूम करना है, ये जो डिविडेंड मिल रहा है, ये डिविडेंड आपको कैश में नहीं मिल रहा है। इस डिविडेंड की जगह आपको क्या मिल रही है, यूनिट्स मिल रही है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे आपको डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, डिविडेंड जो है आपका वो री इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इतनी सी एजम्पशन तो आपको लेनी पड़ेगी, छोटी मोटी बातें हैं ये तो। ठीक है, इतना मेच्योर तो आपको होना है यहाँ पे। बस इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन बनाया, उससे आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। एक पॉइंट और है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ है 11,296 यूनिट्स जब सेल की थी हमने, उस दिन हमारी एनुअलाइज्ड यील्ड दे रखी है 73.52%। यहाँ पे आपका एनुअल रिटर्न कितना दे रखा है, 73.52%। ठीक है, व्हाट आर एनएवी। अब आपको एनएवी पूछिए कब, 31 मार्च 2010, 31 दिसंबर 2011 और 31 मार्च 2012। क्वेश्चन तो 4 ही लाइन का है, पर बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखना, मेहनत वैसे ज्यादा कुछ नहीं करनी, लिखने की मेहनत करनी है। आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले पुट करो आंसर आएंगे। चलो, इन्हीं तीनों डेट की एनएवी पूछी है उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एग्जाम में ऐसे चार्ट बनाओ तो बना देना, पर इसको सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं हम लिखना। ए लिख दो आप। ऑन, पहली डेट कितनी है, 31 मार्च, 31 मार्च 2010। चलो पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं फटाफट। होल्डिंग पीरियड बता दो, यहां तक होल्डिंग पीरियड कितना है आपका, कौन बताएगा। होल्डिंग पीरियड मंथ्स में बता दो मुझे, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हुआ, 9 मंथ्स। ठीक है, तो 9 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है आपका। एनुअल रिटर्न आपको दे रखा है, एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है आपको।
एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है, कितना दे रखा है एनुअलाइज रिटर्न? 153.33%। 153.33%। क्या आप एचपीआर निकाल सकते हो क्या? होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो दोनों चीजें हैं, अगेन बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली एआर का फॉर्मूला लिख दो तो भी काम हो जाएगा, होल्डिंग पीरियड का लिख दो तो भी हो जाएगा। मैं होल्डिंग पीरियड से चल रहा हूँ ताकि एकदम क्लैरिटी रहे। मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ एचपीआर, कितने टाइम का एचपीआर? 9 मंथ्स का। तो कितना तरीका इजी है। 153.33% रिटर्न कितने टाइम का है? 12 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का रिटर्न कितना होगा? 9 मंथ्स का रिटर्न होगा 115%। ठीक है, 115% ओके है। 12.777 नहीं आएगा हरीश, गलत निकाला है। कैसे निकाला आपने? 115% सब ओके हो यहाँ पर। अब एचपीआर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एचपीआर? सबको मालूम है, मैं लिख रहा हूं वापिस। एचपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एचपीआर इज इक्वल्स टू क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100। एचपीआर आपको पता ही है 115 है। क्लोजिंग वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। ओपनिंग वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू बता रखी है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने? 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। तो क्या क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी क्या? व्हाट विल बी द क्लोजिंग वैल्यू? 2,15,000। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। ये 2,15,000 की जो वैल्यू है, अगर इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो क्या एनएवी आ जाएगा क्या? हाँ, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास आज? बोलो, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 10,000 इज रॉन्ग आंसर। और कौन बताएगा? 10,000 इज रॉन्ग। अब आप सोचो, ऊपर मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये क्वेश्चन एक बार आपको यहाँ करना है और एक बार वादा करो आज घर पे दोबारा करना है। 11,000 भी गलत है। 11,000 कैसे मानी आपने? आपको जब यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, 10,000 रुपए के डिविडेंड को मैं बोल रहा हूँ आपको कैश में नहीं मिलेगा, कैश की जगह आपको इसकी जगह यूनिट्स मिलेगी। तो क्या ये यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज से मिलेगी क्या आपको? 15,000 भी गलत है, 11,000 भी गलत है, 10,000 भी गलत है। अभी तक के सारे आंसर गलत है आपके। कोई बात नहीं, ट्राई करो, पर एक बार सोच के ट्राई करो। ठीक है, ऐसे अंधे तीर मत मारो। अब समझना बात, 10,100 भी गलत है, सारे गलत है आंसर। अब आप आंसर देना बंद करो, आप पहले कंसेप्ट समझो फिर कैलकुलेट करना। मैंने कहा आपको 10,000 रुपए की यूनिट मिलने वाली है, 10,000 रुपए के बराबर, है ना? 10,000 रुपए के बराबर यूनिट मिलने वाली है, पर वो कितने रुपए से मिलेगी आपको? ये जो यूनिट मिलेगी आपको, ये 10 रुपए से थोड़ी मिलेगी। 10 रुपए तो कब थी प्राइस? 1 जुलाई को प्राइस थी 10 रुपए की। आज क्या प्राइस चल रही है? आज जो एनएवी चल रही है उस रुपए से आपको यूनिट मिलने वाली है। अगर मैं सपोज एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि इस दिन एनएवी 20 रुपए की चल रही है, तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी अब बताओ मुझे। अगर मैं बोलूं 31 मार्च 2010 को 20 रुपए की एनएवी है, तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी? 500 यूनिट्स मिलेगी पक्का। पर मुझे थोड़ी पता है इस दिन कितने रुपए की एनएवी है, वही तो पूछा है इन्होंने कि एनएवी कितने रुपए की है। अब आप क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ एनएवी को एक्स मान लो। अगर एक्स एनएवी है तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी? और यूनिट्स नहीं निकालना हमें, तो एनएवी निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कौन फाइंड आउट करके बता सकता है? पहले सेल्फ ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं तो बता ही दूंगा।
हो रहा है क्या किसी से ट्राई? एनीबडी ट्राई हो रहा है तब तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ट्राइंग, ओके। 21.5 क्या आ रहा है? एनएवी आ रही है 21.5। कैसे आएगा पागलों? 21.5 तो सीधी आ रही थी पागल। 2,15,000 रुपए की आपकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो आता है 21.5। तो फिर क्या किया आपने स्पेशल? क्या 10,000 से डिवाइड होगी क्या 2,15,000 की वैल्यू? 20.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, और किसका आ रहा है एक बार चेक करते हैं, देखिए फिर हम तो करेंगे ही। दीपक का भी आ रहा है 20.5। और कोई सोच पा रहा है क्या? बस सिंपल, वेरी गुड। हर्ष ने दिया है जवाब, बहुत सिंपल। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि क्लोजिंग वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है। क्लोजिंग वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है? दो चीजें होती है ना इसमें शामिल, डिविडेंड भी होता है और क्लोजिंग एनएवी भी होती है। बस उनको सेपरेट कर दो, हो गया काम आपका। मैंने कहा यहाँ क्लोजिंग वैल्यू का मतलब क्या? क्लोजिंग वैल्यू को मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग एनएवी चलो देखो, क्लोजिंग वैल्यू को मैं लिख सकता हूं क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड इज इक्वल्स टू 2,15,000। ये दे रखा है अपने को। क्लोजिंग एनएवी हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देते हैं दोबारा। डिविडेंड हमें पता है 10,000 रुपए का डिविडेंड है, तो क्लोजिंग एनएवी कितनी आएगी? ये टोटल एनएवी आ रही है, पर यूनिट की नहीं आ रही। तो क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी आपकी विदाउट डिविडेंड 2,05,000 रुपए। ये बिना डिविडेंड के। अगर डिविडेंड का कोई मसला नहीं होता तो 2,05,000 रुपए की एनएवी आती है आपकी। ठीक है, देयर फोर एनएवी पर यूनिट कितनी हुई? 2,05,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल्स टू 20.50। बोलो अब ठीक है क्या? ओके आप सबको यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। चलो अब मुझे बता दो, अगर 20.5 रुपए की एनएवी चल रही है, देयर फोर नंबर ऑफ यूनिट्स री इन्वेस्ट कितनी होगी आपकी? नंबर ऑफ यूनिट्स री इन्वेस्टेड। टोटल 10,000 रुपए के बराबर की आपको यूनिट्स मिलनी चाहिए। एक यूनिट की प्राइस चल रही है 10.5 रुपए, 20.5 रुपए सॉरी। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी मिलेगी? अब बताओ। 488 पक्का? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालना आपको, पॉइंट्स में चलना है। 10,000 डिवाइडेड बाई 20.5, 487.80। 487.80। एक खास बात बताऊंगे आपको, शेयर्स हमेशा मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकते कभी भी शेयर्स, पर यूनिट्स जो होती है ना वो पॉइंट्स में अलॉट होती है। तो 487.80 यूनिट्स मिलेगी आपको। अब मुझे बता दो टोटल यूनिट्स हेल्ड बाय मिस्टर अरुण ऑन 31 मार्च 2010 कितनी होगी? पॉइंट्स में मिलती है, पॉइंट्स में।
म्यूचुअल फंड कभी खरीदी हुई होगी तो उसका स्टेटमेंट दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो वहां देखना पॉइंट्स में मिलता है। कितनी होगी बताओ? टोटल यूनिट्स 10,000 पहले थी मेरे पास, प्लस 487.80 और मिल गई मुझे, तो टोटल हो गई 10,487.80। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये रुपीज नहीं है, यूनिट्स है। आगे बढ़े, पहला आंसर खत्म है हमारा। फर्स्ट आंसर आया आपका 20.50। तो उन्होंने आपको 3 डेट की एनएवी पूछी है, एक तो 31 मार्च की पूछी थी, यहाँ का आंसर आ गया 20.50 आपका आंसर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एनएवी पूछी थी यहाँ पे 31 दिसंबर की। बताओ 31 दिसंबर का और कोई डेटा अवेलेबल है क्या? कुछ भी अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल डिविडेंड का अमाउंट बता रखा है। तो डिविडेंड को मैं डिवाइड करूंगा किससे? एनएवी पर यूनिट से, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी क्या? सोचना है यहाँ पे। देखो अभी मेरे पास 10,487 यूनिट्स है, लेकिन मैंने बेची कितनी है? 11,296। और डिविडेंड 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च को दोबारा मिल रहा है क्या? क्या 31 मार्च को दोबारा डिविडेंड मिल रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में नहीं मिल रहा, मतलब जितनी भी यूनिट्स मेरी अब बढ़ रही है वो सारी की सारी इसी दिन बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब देखो बी, डेट है 31 दिसंबर 2011। ऑन 31 दिसंबर 2011 क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स री इन्वेस्टेड। कितनी यूनिट्स री इन्वेस्ट हुई है हमारी, बता दो। सिंपल है, टोटल यूनिट्स रिडीम जो कर रहे हैं उसमें से हमारे पास कितनी यूनिट्स थी वो बता दो। तो रिडीम हम कर रहे हैं यहाँ पे 11,296.11, 11,296.11 माइनस 10,487.80। ठीक है, कितनी आती है बोलो? 808.3 यूनिट्स मैंने री इन्वेस्ट कर दी। और टोटल अमाउंट कितना री इन्वेस्ट हुआ? डिविडेंड री इन्वेस्टेड कितना है बताओ? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? हमें 2 रुपए का डिविडेंड मिला था इस दिन, और हमारे पास यूनिट्स कितनी थी इस दिन? 10,487.80 यूनिट्स थी हमारे पास, और एक यूनिट पे हमें 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा था, तो टोटल डिविडेंड इन रुपीज कितना मिलने वाला था हमें? 10,487.80 प्लस 2, सॉरी इंटू 2, 209,20975.60। ठीक है, इतने रुपए का मुझे डिविडेंड मिलने वाला था। देयर फोर एनएवी पर यूनिट एज ऑन 31 दिसंबर 2011 कितना है? वेरी सिंपल, इसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ यूनिट से। कितनी आएगी बता दो? 25.95 इज द आंसर। सबको क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन एक बार अभी कर लो, दोबारा ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, स्कैनर में भी एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो, 2 डेट का आंसर निकाल दिया हमने, पहला निकाल दिया, सेकंड भी हो गया, थर्ड पे आ जाओ। इस दिन क्या करना है? ये तो बहुत इजी है, इस दिन तो कुछ दे ही नहीं रखा आपको, इस दिन तो केवल एनुअल रिटर्न दे रखा है, तो एनएवी निकल जाएगा बहुत इजी तरीके से। क्या हुआ बच्चा? नोट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर लो। एस एस ले लिया,
मतलब एसएस ले लिया मतलब स्क्रीनशॉट। ओके, ये आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में थोड़ा सा हो सकता हूँ पीछे हूं मैं। चलें क्या आगे? सी, कैन यू सी पॉइंट नंबर सी? यस, हाँ बोल भी रहे हैं मतलब सामने। हाँ, अब वो किस रेस्पेक्ट में यस है पता नहीं मुझे, चलो कोई बात नहीं। अब आगे आ जाओ, इस दिन की एनए भी निकालनी है, क्या करना है इस दिन? पॉइंट सी के लिए, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनुअल रिटर्न दे रखा है, कुछ नहीं करना, एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। एक यहाँ पे होल्डिंग पीरियड बताओगे क्या मुझे? होल्डिंग पीरियड यहां से लेके लास्ट तक का होल्डिंग पीरियड कितना आता है? 1 जुलाई 2009 से लेके 31 मार्च 2012, कितना होल्डिंग पीरियड आता है? 33 मंथ्स। ठीक है, अब देखो क्या करना है। नाउ एनुअल रिटर्न दे रखा है आपको कितना? 73.52%। ठीक है जी। और होल्डिंग पीरियड कितना निकाला आपने? आपने बोला होल्डिंग पीरियड आता है यहाँ पे, होल्डिंग पीरियड इज इक्वल्स टू 33 मंथ्स। तो क्या एचपीआर निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं निकाल सकते? 33 मंथ्स का एचपीआर हम निकालेंगे। 73.52% का जो रिटर्न है, वो रिटर्न अगर 12 मंथ्स का होता है तो 33 मंथ्स का रिटर्न कितना होगा? दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरपोपुलेशन नहीं, इंटरपोलेशन। 202.18, 202.18%। ठीक है जी। अब एचपीआर का फॉर्मूला लगा दूं, क्या फॉर्मूला होता है एचपीआर का? एचपीआर का फॉर्मूला होता है सर क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100, है ना? यही तो होता है। एचपीआर हमें पता है 202.18, क्लोजिंग वैल्यू हमें पता नहीं है, ओपनिंग वैल्यू हमें पता थी 1 लाख रुपए की, डिवाइड हम कर देंगे दोबारा 1 लाख से, इनटू हम कर देंगे 100 से, तो क्लोजिंग वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। ये कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी? बोलो बोलो। ये आएगी सर 3,02,180। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत कहाँ है? अगर ये क्लोजिंग वैल्यू है, क्या मुझे कोई बताएगा क्या क्या ये क्लोजिंग वैल्यू 10,000 यूनिट्स की है या टोटल यूनिट्स की है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। क्या 10,000 यूनिट्स की है? क्या टोटल यूनिट्स की है? तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। देयर फोर एनएवी पर यूनिट एज ऑन 31 मार्च 2000 कितना था? कितना था भैया? 12 था क्या? इज इक्वल्स टू 3,02,180 डिवाइडेड बाई कितने यूनिट्स थी हमारे पास टोटल? 11,296.11। हो गया काम। दिस इज योर आंसर। कितना आता है बोलो? 3,02,180 डिवाइड बाई 11,296.11। ऐसे होगा क्या? हाँ जी, ऐसे ही सॉल्व होगा। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये चैप्टर तो लड्डू है लड्डू। अब आपको एसएस लेना है तो आप एसएस ले सकते हो। ठीक है, ताकि हम ए बी हो सके। ए बी मतलब आगे बढ़ सके। ठीक है क्या? अब मेरे भी शॉर्टकट्स आएंगे,
अब आप सुनते रहना। नोटेड। चलो जी, वादा कर देना ये क्वेश्चन दोबारा करोगे, बिना देखे। देख के करोगे तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी। बिना देखे आज ये क्वेश्चन दोबारा करना है आप लोगों को सबको। इतना टिपिकल तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ये देखने से लगता है पता नहीं करना क्या है हमें, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करने, इन्हीं को प्रैक्टिस बोला जाता है। करना सबको आता है, बस थोड़ा सा ये पता नहीं होता कि करें किस तरीके से। इसलिए देख के तो इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। आंसर एक बार देख लो, तीनों करेक्ट है क्या आपके? 20.50 इज ओके। वादा वादा वादा। और यहाँ पे 25.95 भी ओके है। 26.75 इज ओके। सर 3 पॉइंट में ए आर समझ नहीं आया। नहीं आया, लो जी अभी देख लेते हैं क्यों नहीं आया समझ में। वाई ए आर समझ में नहीं आया आपको? देखो एनुअल रिटर्न कितना दे रखा है, 73.52 दे रखा है। एनुअल रिटर्न कैसे निकालते थे हम? एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 12, यही तो होता है। तो इसको उल्टा कर दो, इस फॉर्मूले से एचपीआर निकल सकता है ना। यही तो किया है मैंने। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सेवंथ, अब मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार। 11, 12, 12 कहाँ तक हो गए? बी वाला समझा दो। चलो जी, बी वाला एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। बी वाले में ये कहा गया था हमें क्वेश्चन में कि इस डेट को 31 दिसंबर 2011 को हमें म्यूचुअल फंड कंपनी 20% का डिविडेंड दे रही है। 20% का मतलब 1 यूनिट पे 2 रुपए। और 31 दिसंबर को मेरे पास कितनी यूनिट्स थी वो आपको पता है, हमने निकाल रखा है ऊपर, ये रहा। ठीक है, इस दिन की यूनिट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। इस यूनिट्स पे अगर मुझे 2 रुपए से डिविडेंड मिलता है तो टोटल मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए था 20,975 रुपए का। मुझे डिविडेंड तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मैं पहले ही क्वेश्चन को देख के समझ चुका था कि डिविडेंड की जगह मुझे यूनिट्स री इन्वेस्ट मिलने वाली है। ठीक है, अब कितनी यूनिट्स मिली होगी वो भी क्वेश्चन में दे रखा, तो उसका ट्रिक हमने क्या निकाला। क्लोजिंग में हमारे पास यूनिट्स है 11,296, और 31 दिसंबर से पहले हमारे पास यूनिट थी 10,487। इसका मतलब 31 दिसंबर को हमें कितनी यूनिट्स मिली? 808 यूनिट्स मिली। ठीक है, तो अगर 20,975 की जगह मुझे 808 यूनिट्स मिलती है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? डिवाइड कर दो अमाउंट को यूनिट से। ठीक है, तो 25.95 एक यूनिट की वैल्यू होगी। और क्यों इसको एनएवी माना? क्योंकि जो भी अमाउंट जब भी डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है तो वो उसी दिन की एनएवी पे री इन्वेस्ट होता है। बोलो भैया, अब क्लियर है क्या बाबू मेरे? बाबूजी आपको समझ आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़े आगे बढ़े। क्वेश्चन बताओगे क्या मुझे? कौन से क्वेश्चन तक हो गया? चलो एक काम करो, लास्ट में आओ, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसके अंदर। लो जी, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं पर करने में मजे आएंगे हमें, इसलिए हम करेंगे। एक क्वेश्चन में कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप वादा करोगे आप खुद होमवर्क में करोगे। बड़ा वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, छोटा वाला क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 28। ट्रिपल एक्स म्यूचुअल फंड, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। क्या है ये? चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड का बता सकते हो क्या आप? एग्जाम वाला काम तो देखो हम रट के भी कर लेंगे, पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के उसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। व्हाट इज चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड? कौन बताएगा मुझे? चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल फंड कंपनी तो गलत। म्यूचुअल फंड कंपनी तो ये रही, ट्रिपल एक्स म्यूचुअल फंड कंपनी है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है ट्रिपल एक्स म्यूचुअल फंड, फंड का नाम है चाणक्य। वेरी गुड,
ठीक है, कंपनी का नाम तो क्या है, ट्रिपल एक्स म्यूचुअल फंड, और उसने जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो, ऐसे ही होता है ना, कंपनी का नाम क्या है, डाबर, और डाबर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई पेस्ट बेच रहा है, कोई पाउडर बेच रहा है, वो प्रोडक्ट के नाम है। चलो जी आगे, देर आर 3 प्लान्स, 3 प्लान है इसके पास, अलग अलग प्लान होते हैं, मैंने आपको समझाया था, आपको जितना इन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से करना है उस तरह के आपको प्लान दिए जाते हैं। कंपनी 3 प्लान चला रही है, प्लान एस मतलब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, अभी अभी जो हमने किया है वही है ये चीज, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जस्ट उसके बाद करा था, ठीक है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होगा, आपको डिविडेंड कैश में नहीं मिलेगा, जितना डिविडेंड मिलना चाहिए उसकी जगह जिस दिन डिविडेंड दिया जाएगा उस दिन की एनएवी से कन्वर्ट करके यूनिट्स दे दी जाएगी, क्लियर है। दूसरा टी प्लान, टी प्लान में आपको बोनस प्लान है, बोनस यूनिट्स दे दी जाएगी, है ना, फोकट में। बोनस यूनिट का मतलब क्या होता है, फ्री में यूनिट दे दी जाएगी आपको। यू, यू प्लान में क्या होता है, ग्रोथ प्लान, ना कोई डिविडेंड मिलेगा ना कोई बोनस मिलेगा। ग्रोथ प्लान का मतलब सिंपली क्या होता है, जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी कमा रही है वो म्यूचुअल फंड में लगाती जाएगी, री इन्वेस्ट करती जाएगी खुद ही, उसको बोला जाता है ग्रोथ प्लान। कि बांटो मत, बांटने से क्या हो जाता है, पैसा कम हो जाता है, तो बांटो मत, उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट करके और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। तो 3 तरह के प्लान है आप। चलो जी आगे बढ़े, एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, दिस इज आईपीओ, म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया, कब आया आईपीओ, 1 अप्रैल 2002 को आया। मिस्टर गौतम, मिस्टर गौरव, मिसिस रत्ना, 3 लोगों ने 1-1 लाख रुपए ईच, तीनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं टीयूएस में। कैन यू फील इट, किसने किसमें पैसे लगाए हैं, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। वैसे टेक्निकल चीज नहीं है ये, पर ये गलत हो जाता है लिखने से, वो आपके नंबर काट देते हैं एक आधे। तो यहाँ पे आप देख लेना किसने कौन से प्लान में इन्वेस्ट किया। आगे बढ़े, चलो जी आगे देखते हैं। प्लान एस कौन सा था, टोटल 3 लाख या 9 लाख, 3 लाख अलग अलग, टोटल से मत जाओ आप 3 लोगों की अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, हर आदमी ने 1-1 लाख रुपए लगाए, है ना, और एक आदमी ने एक ही प्लान में पैसे लगाए, एक आदमी ने तीनों में नहीं लगाए। जैसे गौतम की बात करो, गौतम ने किस में पैसे लगाए, टी में, टी मतलब बोनस प्लान में पैसे लगाए इसने, ठीक है। गौरव ने किस में लगाए पैसे, यू में, यू मतलब ग्रोथ प्लान में पैसे लगाए इसने। और रत्ना देवी ने किस में लगाए हैं, रत्ना देवी ने एस में लगाए हैं, एस का मतलब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये तो केवल हेडिंग का पार्ट है, हेडिंग में आपको ये लिख देना है। एस का मतलब क्या था, एस का मतलब था डिविडेंड वाला, मैं यहाँ पे हेड हिंट के लिए लिख देता हूँ, टी मतलब बोनस वाला था, और यू मतलब ग्रोथ वाला था। चलो अब डिफरेंस क्या है, डिविडेंड के अंदर क्या होता है, जो डिविडेंड मिलने वाला है वो कैश में नहीं मिलके यूनिट की फॉर्म में मिल जाएगा। बोनस में क्या होगा, बोनस यूनिट्स मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रोथ में क्या होगा, ग्रोथ में कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना कोई यूनिट्स मिलेगी, ठीक है। तभी आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे इन इसकी एनएवी लास्ट में जाके सबसे ज्यादा हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि इसने कभी कोई पैसा बांटा ही नहीं, ठीक है। ओके जी, अब आगे बढ़ो, अच्छे से देख लेना। इग्नोर एजुकेशन सेस बोल रहा है वो, क्या इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस भी लगता है क्या अभी, बोलो बोलो बोलो। अगर टैक्स पे करना है तो क्या एजुकेशन सेस लगता है या खत्म हो चुका है, लगता है 4%, बस वो यही बोल रहा है, वो यही बोलना चाहता है कि ये जो लगेगा एजुकेशन सेस उसको इग्नोर कर देना। अब देखो ऑन 31 जुलाई, कौन सी 31 जुलाई, 31 जुलाई 2012, ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स, बोल रहे जितनी आपके पास यूनिट्स बची होगी लास्ट में वो आपने रिडीम कर दी। कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, बताओ ये कैलकुलेट करनी आती है क्या सबको, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ तो नहीं है इसमें, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू करके निकाल देंगे, एचपीआर आएगा और एचपीआर को कन्वर्ट कर देंगे एआर में। चलो इतना तो हमको आता है। आगे और भी कुछ पूछा है लेकिन इसमें, कंसीडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, आप टैक्स पढ़ चुके हो तो इतनी बात तो आपको पता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? विच कैपिटल गेन विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म? कितने टाइम से ज्यादा की होल्डिंग को लॉन्ग टर्म बोला जाता है? ट्वेल्व मंथ्स। बस तो ये देखना आपको। क्या यहाँ पे देखो, आपने इन्वेस्ट कब किया था? बहुत बड़ा गैप है इसमें। आपने इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल 2002 को, ये डेट में यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 1 अप्रैल 2002 को। तो इस दिन जो यूनिट्स खरीदी थी आपने, वो बेची कब है? 31 जुलाई को। क्या ये लॉन्ग टर्म है? हाँ जी, ये लॉन्ग टर्म है। पर इसके बीच में भी तो आपको कई बार यूनिट्स मिली है, देखो ये। क्या ये भी लॉन्ग टर्म है क्या सारी? क्योंकि लॉन्ग टर्म पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। चलो, एक तो ये करना है, आगे बढ़े एक बार। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कोई होगा तो उस पर 10% इनकम टैक्स लगा देना, फ्लैट। ध्यान रखना, फ्लैट लगाना है, क्योंकि एजुकेशन से उन्होंने मना कर दिया। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाना है 0.2% ओनली ऑन सेल। बेचते वक्त 0.2% का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगाना है आपको। ठीक है। अब बात आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, हाँ या ना? ये आपको मुझसे ज्यादा आता होगा, तो मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे बताओगे। माना जाता है इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। गलत गलत, नहीं मानते इसको। डिडक्टिबल होता है क्या ये? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्टिबल होता है उसमें से? आज जाके वापस रिवाइज करना, देखिए एक बार। ऐसे मान रहे हो कि मैं आईडीटी पढ़ाता हूं तो मुझे आता नहीं होगा डीटी का कुछ भी? इज इट सो? चलो आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? एक ही चीज निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। क्या है वो एक चीज है एनुअल रिटर्न, और कुछ भी नहीं करना। तो आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा तीनों लोगों के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। इसका करूं, बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था ये? 28 था क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 28। एस का करते हैं पहले। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 28, पॉइंट नंबर ए, प्लान। नहीं, प्लान एस नहीं लिखते हम तो इन्वेस्टमेंट एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं ना। किसके लिए निकालना है एनुअल रिटर्न? फॉर, देखो, फॉर एस वाले में किसने पैसे लगाए थे? रत्ना। फॉर मिसिज रत्ना कर देते हैं। फॉर मिसिज रत्ना, रत्ना के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। और रत्ना ने कहा इन्वेस्ट किया था? डिविडेंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप एक चीज समझना है, यहाँ पे आपको निकालना है एनुअल रिटर्न, है ना। एनुअल रिटर्न निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो पहले माइंड में ले आओ। पहले वो चीजें होनी चाहिए हाथ में, तभी एनुअल रिटर्न निकल पाएगा। क्या क्या चाहिए? एक ओपनिंग वैल्यू चाहिए। ओपनिंग वैल्यू है अपने पास, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे इसने? 1 लाख। एक चाहिए क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि जब मैं बेचूंगा तो इन हैंड मेरे कितने रुपए आएंगे, टैक्स वैक्स सब काट के, है ना। टैक्स दे रखा है, इसका मतलब समझ जाना कि टैक्स के बाद की ही इनकम बतानी है आपको, अदरवाइज तो टैक्स का कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर। तो टैक्स के बाद मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं वो कैलकुलेट करना है, वो क्लोजिंग वैल्यू होगी। बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि डिविडेंड जो कैश की फॉर्म में मिल नहीं रहा आपको। दो ही चीजें हैं, क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता नहीं है, तो पहले क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद एनुअल रिटर्न निकाल लेंगे। ठीक है जी। एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, डेट टेबल बनानी पड़ेगी अच्छी खासी। डेट आएगा इसमें कॉलम। डेट के बाद आपकी आएगी ओपनिंग यूनिट्स। आपके पास ओपनिंग में कितनी यूनिट्स थी वो लिखोगे यहाँ पे। फिर आप लिखोगे कितना डिविडेंड रिसीवेबल है आपको, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का डिविडेंड री इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वो लिखेंगे यहाँ पे। इस दिन की एनएवी कितनी है ये लिखेंगे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को एनएवी से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा यूनिट्स अलॉटेड। कितनी यूनिट्स आपको अलॉट की जाएगी वो आ जाएगा इसमें। ठीक है।
और यहां से आपकी आ जाएगी क्लोजिंग यूनिट्स। समझ में आ गया फॉर्मेट? फॉर्मेट समझ में आ गया आपको? अब देखो, सारी डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वो वाली डेट्स लिखो जिस डेट को आपको डिविडेंड मिल रहा है। 1 2 3 4 5 डेट को आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो मैं लिख देता हूं, डेट है 28 जुलाई 31 मार्च। 28 जुलाई 2006, 31 मार्च 2007, फिर 31 अक्टूबर 2010, 31 अक्टूबर 2010, फिर 15 मार्च 2011, 15 मार्च 2011, फिर 24 मार्च 2012, 24 मार्च 2012। ओपनिंग यूनिट्स बताओ, चलो ओपनिंग यूनिट्स बता सकते हो क्या? 28 जुलाई को इसके पास ओपनिंग में कितनी यूनिट्स थी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्या मुझे जल्दी? वरना एक ही क्वेश्चन हो पाएगा फिर आज। थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे। 10,000 पक्का? देखो 1 लाख रुपए लगाए थे और बोला था आईपीओ में लगाए थे और फेस वैल्यू दे रखी, तो अज्यूम कर लेना कि जो फेस वैल्यू है वही आपकी इशू प्राइस होगी। जरूरी नहीं है वैसे कि फेस वैल्यू ही इशू प्राइस होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अज्यूम यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने मान के चल रहे हैं कि 10 रुपए में यूनिट्स खरीदी थी, तो 10,000 यूनिट्स तो आपके पास थी ओपनिंग से। अब आपको मिलेगा डिविडेंड। देखो यहाँ डिविडेंड मिल रहा है 20% में दे रखा है सारा। 20% मतलब 2 रुपए का डिविडेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और इस दिन एनएवी कितनी चल रही है? एनएवी कौन से प्लान की? एस प्लान की, ध्यान रखना, अब ये गड़बड़ हो जाएगा वन। 30.70, 30.70 इसकी एनएवी चल रही है, तो कितनी यूनिट्स मिलेगी आपको? करते जाओ कैलकुलेशन। 651.47 यूनिट्स मिलेगी आपको। टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएगी आपके पास? 10,651.47। क्लियर है क्या सबको? इस तरीके से टेबल फिल करनी है बस आपको। अब देखो, जब नेक्स्ट बार आपको डिविडेंड मिलेगा, तो पहले तो आप ओपनिंग यूनिट्स लिख लो, 10,651.47, 10,651.47। डिविडेंड अब की बार कितने का मिल रहा है आपको? 70%, मतलब 7 रुपए का। अब 7 रुपए का डिविडेंड कितनी यूनिट्स में मिलेगा? ओपनिंग वाली पे मिलेगा ना, इंटू 7, कितना होगा डिविडेंड का अमाउंट? 10,651.47 इंटू 7। कहाँ रह गए? कहाँ रह गए आप लोग? 74,560.29। ठीक है, और इस दिन की एनएवी कितनी है? 58.42, 58.42। बताओ कितनी यूनिट्स आएगी? हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? 1276.28, और ये आपकी ऐड हो जाएगी पहले वाली यूनिट्स में 10,651.47 में। तो ये आ जाएगा आपका 11,927.75 यूनिट्स। ठीक है ना? आ रहा है सबको समझ में? अब फटाफट से ये टेबल फिल करो और मुझे लास्ट वाली वैल्यू बता दो बस केवल। इस टेबल में मुझे जिस वैल्यू से काम है वो केवल ये वाली है। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो फटाफट। चलो, एक्सपेक्टेड टाइम है इसका 1 मिनट का। 1 मिनट में आप ये लास्ट वाली क्लोजिंग यूनिट निकाल के बताओगे।
24 मार्च 2012 को क्लोजिंग में कितनी यूनिट्स होनी चाहिए आपके पास? क्वेश्चन, हाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके पास। चलो जी, ईमानदारी अपने हाथ में है, सॉल्यूशन से देख के बताने की कोशिश मत करना। कुछ ये सोचते होंगे सर को कैसे पता लगेगा? मुझे पता लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर वाले को पता लग जाएगा ना, तो चोट वहीं से आएगी। ईमानदारी दिखाओगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ईमानदारी से काम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। किसी का नहीं है अभी तक? अरे इतनी देर में तो मैं निकाल लेता फिर। 3 ही तो कॉलम और फिल करने थे आपको, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इसमें। दीपक का आंसर आ रहा है 14906.16। और ये आ रहा है सबका? ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 14906.16। ठीक है, तो देखो ये क्लोजिंग में यूनिट्स आ गई आपके पास। इसके बाद आपको कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इतनी यूनिट्स क्या करोगे आप? सेल करोगे। तो मैं आ जाता हूं उस डेट को जब आप सेल करने वाले हो। ठीक है, तो कौन सी डेट थी? 31 जुलाई 2012। ऑन 31 जुलाई 2012। चलो मुझे बताओ फटाफट से, एक तो यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ पे हम सेल प्रोसीड्स, ग्रोस सेल प्रोसीड्स कितनी होगी? ग्रोस सेल प्रोसीड्स, तो देखो ग्रोस सेल प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल यूनिट्स है आपके पास 14906.16, और जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन की एनएवी कितनी दे रखी है? जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन की एनएवी है 53.75। 53.75 की एनएवी दे रखी है। ठीक है, तो ग्रोस सेल प्रोसीड्स कितनी आएगी? 14906.16 मल्टीप्लाइड बाई 53.75, यार ये आपकी 8,01,206। सही है, 8,01,206 रुपए।
क्या इसमें से कोई खर्चा लेस करना है क्या? लेस एक आउटफ्लो होगा ना हमारे लिए, क्या? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। कितना दे रखा था वो? सेल प्राइस का 0.2%, मतलब 8,01,206 रुपए का 0.2%। कितना होगा? 1,602 रुपए। ठीक है, 1,602 रुपए। ये लेस कर देते हैं यहां से। और क्या लेस करना है बताओ मुझे? क्या और कोई खर्चा भी लगेगा क्या? ये मेरी टोटल इनफ्लो है, इसमें से एक खर्चा तो लग गया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। एक खर्चा लग सकता है इनकम टैक्स, वो आपको चेक करना है पहले। इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि लॉन्ग टर्म पे लग नहीं रहा, शॉर्ट टर्म पे लग रहा है। अब कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अगर 31 जुलाई को मैं सेल कर रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म कौन से होंगे? जो मैंने पिछली बार 1 साल से पहले खरीदे थे। तो पहले तो इससे 1 साल पहले का टाइम बताऊंगे, कहां से लेके कहां तक तो शॉर्ट टर्म होगा और उसके पुराना लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 अगस्त 2011 से जो मैंने खरीदा है वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा? 1 अगस्त 2011 से लेके मैंने जो कुछ भी खरीदा होगा वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। तो देखो 1 अगस्त 11 के बाद तो एक ही ट्रांजेक्शन है, तो ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है जो कि शॉर्ट टर्म है। बाकी सारे जो 4 बार मुझे डिविडेंड मिला है प्लस जो इनिशियली मैंने यूनिट्स खरीदी वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म है। उनपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा केवल एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन। क्लियर है क्या सबको बात? चलो जी, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लो। तो लेस करते हैं यहाँ पे, लेस इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कैपिटल गेन निकालना आता है क्या आपको? इनकम टैक्स नहीं लिखते इसको, इस तरीके से लिख देते हैं, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं बोलो इसमें? इसका भी एक फॉर्मेट होता है। एक तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल प्रोसीड्स। तो देखो उन यूनिट्स का सेल प्रोसीड्स बताओ कितना है। लास्ट टाइम में कितनी यूनिट्स अलॉट हुई थी आपके पास लिखी हुई होगी। कितनी यूनिट्स अलॉट हुई थी लास्ट टाइम में? 192.4। पक्का? यही था क्या? ये नहीं था? बताओ। आपने 5 बार री इन्वेस्टमेंट लिखा है, लास्ट यूनिट्स कितनी रियल कितनी अलॉट हुई थी? दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके। 1144.43 करेक्ट है। 1144.43 यूनिट्स आपको अलॉट हुई थी। और कितने रुपए से अलॉट हुई थी वो आपको? उस दिन की एनएवीसी हुई होगी ना, 48.10 से। ठीक है, तो कर दो 48.10 से मल्टीप्लाई करो। ये वही अमाउंट आ जाएगी जो आपके री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में आ रही होगी। मैच कर लेना, वही अमाउंट आएगी। बोलो कितनी सेल प्रोसीड्स है? सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? सेल प्रोसीड्स तो आज का आएगा, ये तो कॉस्ट लिख दी मैंने। 1 मिनट वापस से सही करो। सेल प्रोसीड्स तो 53.75 से आएगी ना, 53.75 से तो आएगी सेल प्रोसीड्स। लेस में यहाँ पे करूंगा जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो इसमें आएगा आपका 1144.3343 मल्टीप्लाइड बाई, अब बताओ कितना था वो? 48.10। अब दोनों अमाउंट बता दो मुझे, सेल प्रोसीड्स कितनी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो शायद ये आ रही है आपकी 55,047। ठीक है, बताओ सेल प्रोसीड्स कितनी आएगी? 61,513। 61,513। क्या इन दोनों को लेस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 61,513 माइनस 55,047 रुपए। 6466 का कैपिटल गेन है। ये लो जी।
तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 6466। इसका कितना परसेंट टैक्स देना है हमें? कितनी परसेंट रेट दे रखी है क्वेश्चन में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 10%। इसका 10% का टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी आउटफ्लो है। ये हो गया आपके लिए 647 रुपीज का। बोलो जी, क्लियर है क्या? ये जो नीचे कैलकुलेशन की है इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, मैंने इसी स्टेटमेंट में बना दी। जैसे बनानी है वैसे बना सकते हैं। ये लो जी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैं बोल सकता हूं नेट सेल प्रोसीड्स। नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएगी हमारी यहाँ पे। कितनी आएगी बताओ? नेट कर दो इन तीनों को। 8,01,206 माइनस 1,602 माइनस 647, 7,98,957, 7,98,957। ठीक है। अब देखो, अब निकालना है आपको। अब सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हो आप। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ मुझे कितने टाइम का होल्डिंग पीरियड आएगा यहाँ? क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। इन्वेस्ट कब किया था? 1 अप्रैल 2002 को तो इन्वेस्ट किया था। और रिडीम कब किया है? 31 जुलाई 2012। कितना टाइम हुआ फटाफट से कैलकुलेट करो मंथ्स में। मंथ्स में कितना टाइम हो चुका है? वन 127 इज रॉन्ग। आंसर आएगा 124 महीने। 124 मंथ्स नहीं आ रहा क्या? 1 जनवरी से थोड़ी इन्वेस्ट किया था, 1 अप्रैल से इन्वेस्ट किया था। 124 महीने आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा वो एक बार वापस से रिकैलकुलेट करके चेक करो। 124 मंथ्स आना चाहिए आपका आंसर। और 124 मंथ्स आ गया तो अगर उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। दिस इज आपका HPR। क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी है 7,98,957। ओपनिंग वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना परसेंट रिटर्न आता है? 698.957%। ठीक है, क्लियर है क्या? पूछा ये था क्या क्वेश्चन में? ये नहीं पूछा था, एनुअल रिटर्न पूछा था। एनुअल रिटर्न कैसे निकलता है? HPR इंटू 12/n करते हैं तो आ जाता है। एक फॉर्मूले में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बोलो जी। ये आपका एनुअल रिटर्न है म्यूचुअल फंड से। कौन से म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आता है? सो ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज, फिक्टिशियस वैल्यू है सारी की सारी। ठीक है, 67.64% का रिटर्न आ रहा है यहाँ पे। सबको समझ में आ गया क्या? कोई है जिसको दिक्कत हो रही हो? मतलब कुल मिला के हम जो करते हैं यहाँ पे पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लोजिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। जितनी बार डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्लस एक इनकम टैक्स का मैटर भी समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पे नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म पे लगेगा, तो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन कैसे होगी। चलो, ये तो अभी पार्ट ए हुआ है इस क्वेश्चन का। चले क्या आगे? पार्ट बी पे आ जाओ फटाफट से। अब निकालेंगे हम फोर। बोनस वाले प्लान पे आ जाते हैं। डिविडेंड वाले में ज्यादा टाइम लगते हैं, बाकी वाले छोटे छोटे से होते हैं।
उनमें टाइम नहीं लगेगा। बोनस में किस में पैसे लगाए थे? गौतम, फॉर मिस्टर गौतम। जी, गौतम जी ने पैसे लगाए थे कहाँ पे? बोनस प्लान में। अब इसमें क्या कॉलम बनेंगे देखना, इसमें भी वही कॉलम बनाने हैं आपको दोबारा। डेट, ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग में कितनी यूनिट्स थी आपके पास वो, फिर बोनस का रेशियो लिखना चाहो तो रेशियो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, एज यू विश। बोनस यूनिट्स कितनी होगी वो आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, देखो केवल वही डेट्स लिख दो जब जब आपको बोनस मिल रहा है, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 ही डेट लिखनी है अब की बार तो केवल, एक तो 31 मार्च 2007, फिर 31 मार्च 2011, और एक 24 मार्च 2012। ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी? 10,000 ही होगी ना, क्योंकि वही फेस वैल्यू था। ठीक है, बोनस रेशियो क्या है? 5:4 है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है? 1:3, यहाँ पे कितना है? 1:4। ये रेशियो आपको अप्लाई करना आता है क्या? देखो 10,000 यूनिट है, वो बोल रहे हैं जिसके पास 4 यूनिट है उसको 5 यूनिट का बोनस देंगे हम। जिसके पास 4 है उसको 5 यूनिट का बोनस देंगे। तो कितनी बोनस यूनिट मिलेगी यहाँ पे बताओ? 10,000 इंटू 5/4, सही है। 10,000 इंटू 5/4, 12,500। 12,500 का बोनस मिल गया तो टोटल हो गई आपके पास 22,500। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन है इसकी। अब 22,500 ओपनिंग है, अब बोले जिसके पास 3 है उसको 1 मिलेगा, तो 7,500 मिल जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30,000। फिर 30,000, जिसके पास 4 है उसको 1 मिलेगी, फिर 7,500 मिलेगी, तो 37,500 आपकी क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएगी। इजी है ये तो। डिविडेंड में जितना टाइम लगा है उतना टोटल टाइम भी नहीं लगेगा। चलो अब आगे क्या करना है? आगे वही आपको क्लोजिंग वैल्यू तक पहुंचना है, तो सेम टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी आपको, है ना। ऑन 31 जुलाई 2000, कब था? 12 था क्या? 2012, हाँ जी। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, कितनी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है? 37,500 यूनिट्स है आपके पास, उसको बेचने जाओगे 31 जुलाई को तो क्या प्राइस मिलेगी? बोनस वाला ये रहा, 22.98 की प्राइस मिलेगी आपको। 22.98 कितने रुपए हुए? 37,500 इंटू 22.98, 8,61,750। 8,61,750 रुपए तो ये मिलेंगे आपको। पर इसमें से क्या चला जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चला जाएगा, जो कि होगा 8,61,750 का 0.2%। ठीक है, यह आ जाएगा 1,724 रुपए। 1,724 रुपए का टैक्स लग गया आपका। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है क्या? चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। क्या कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ लेस कर देंगे हम टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगेन बोल रहा हूं, इसका आप चाहो तो क्या बना सकते हो? वर्किंग नोट, चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो। तो अगेन वही बात बोल रहा हूं मैं, सेल प्रोसीड्स बताओ, जो यूनिट्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उनकी सेल प्रोसीड्स। लास्ट वाली है 7,500, और उस दिन एनएवी क्या चल रही थी? सॉरी, सेल प्रोसीड्स तो 22.98 होगा ना। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। 7500 यूनिट है, तो 7500 मल्टीप्लाइड बाई 22.98 कितना आ रहा है? 1,72,350 की तो सेल प्रोसीड्स हो गई।
ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, कौन बताएगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? नील, वेरी गुड, मज्जे आवानी। बोनस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या होता है, नील। सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1,72,350, ठीक है। और इसी पे टैक्स लगा देंगे हम, 1,72,350 का कितना टैक्स लगेगा, 10%। ये हो जाएगा 17,235 रुपए का टैक्स लग गया हमारा। अब जो बचेगा वो हमारी जेब में आएगा, है ना। दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड्स, ये हमारी जेब में आएगा। कितना आएगा जेब में, 8,61,750 माइनस 1,724 ले गया एसटीटी वाला, माइनस 17,235 इनकम टैक्स वाले ले गए। फिर भी मेरी जेब में बचा है अच्छा खासा पैसा, 8,00,000 रुपए, 42,000 रुपए, 791 रुपए। ये हमने हमारी जेब में डाले। अब हमें बताना है क्या, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने टाइम का है, 124 मंथ्स का है। फॉर्मूला सब जानते हैं, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। देखो इसको एक ट्यूनिंग से भी याद किया जा सकता है, सी माइनस ओ अपॉन ओ इंटू 100, सी माइनस ओ अपॉन ओ इंटू 100, ठीक है जी। ऐसे ही कुछ बचपनी वाली बातें कर लेते हैं हम लोग। तो जी बताओ फटाफट कितना एचपीआर आ रहा है। So the HPR is 742.791%, ठीक है जी। एनुअल रिटर्न कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला वापस मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना। डिवाइडेड बाई 124 इंटू 12, 71.88%। लो जी, क्लियर है क्या? देखो ये है बोनस की कैलकुलेशन, जो कि डिविडेंड वाले से काफी हद तक इजी है। आगे बढ़े अब हम। सी वाला तो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें कोई री इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा, ना बोनस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो सी वाला कौन था, फॉर मिस्टर, कौन सा मिस्टर बच गया, बोनस प्लान मिस्टर गौतम, फॉर मिस्टर गौतम। गौतम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जिसने पैसा लगाया था बोनस प्लान में। देखो बोनस प्लान में जिसने पैसे लगाए हैं उसके पास तो केवल दो ही चीजें हैं, डायरेक्ट उसका सेल प्रोसीड आएगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला उसके, है ना, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं है एक साल के अंदर अंदर। तो केवल एक छोटा सा फॉर्मेट बनेगा जिससे कि आपकी नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएगी। बोनस प्लान गलत लिख दिया हमने, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज ग्रोथ प्लान ना, ग्रोथ प्लान, ग्रोथ प्लान इज मिस्टर गौरव। ओके जी, माई मिस्टेक, फॉर मिस्टर गौरव दिस इज योर ग्रोथ प्लान। ग्रॉस कितनी डेट को, डेट है आपकी ऑन 31 जुलाई 2012। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी होगी, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स क्या होगी, इसके पास तो यूनिट उतनी रहेगी ना, देखो 10,000 ही, कुछ चेंज नहीं हुआ इसके, तो यूनिट्स वही रहने वाली है 10,000। एनएवी कितनी हो जाएगी क्लोजिंग में, 82.07, 82.07, तो ये आ जाएगा 8,20,700 रुपए, है ना। इसमें से क्या लेस कर दूं मैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, 8,20,700 इंटू 0.2% कितना होता है, 1,641 रुपए होते हैं। इनकम टैक्स कुछ है नहीं इसके अंदर, सो दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड्स।
8,19,059, 8,19,059 रुपए ये आ गए हमारी जेब में। लो जी निकालो HPR। HPR मीन्स चलो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं डायरेक्ट, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100 इंटू 12 अपॉन n। ठीक है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, HPR निकालने की जरूरत नहीं है। 8,19,059 रुपए माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 100 इंटू 12 divided by 124. So the answer is 69.59%. Who is the biggest beneficiary? बताओ देखें किसने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया। बोनस वाले ने, बोनस वाले ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। बोनस वाले ने किसे कमाया, 8,42 है किसका, इसका कितना था। ठीक है ओके, वो पूछा नहीं है कुछ हमने केवल इतना, क्वेश्चन ने केवल इतना पूछा था, तीनों का एनुअल रिटर्न निकाल के बता दो, जो हमने बता दिया। ज्यादा बातें हमें आती नहीं है, जितना हमसे पूछा गया था उतना हमने कर दिया है। ठीक है जी, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स लिखने हैं, वो आप यहाँ पे लिखना। एक नोट आप क्या लिखोगे, इनिशियल यूनिट्स के रेस्पेक्ट में आप एक नोट्स लिखोगे, है ना। यूनिट्स परचेज्ड कैसे निकाली थी आपने, यूनिट्स परचेज में आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है जी, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया था आप सबने और इशू प्राइस 10 रुपए, तो 10,000 यूनिट्स। नोट लिख दोगे यहाँ पे, इशू प्राइस सॉरी फेस वैल्यू हैज बीन assumed as issue price। ठीक है, हाँ जी बोलो। दूसरा आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेस्पेक्ट में लिख देना। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना है आपको, यहाँ पे कौन सी होल्डिंग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलोगे आप। ठीक है, तो उसमें डेट लिख देना, आप लिख देना देयरफॉर, पहले आप बता देना 12 मंथ्स वाला प्रोविजन, फिर बोल देना देयरफॉर एनी यूनिट allotted oblique purchased with effect from 1st August 2011 will be liable for short term capital gain tax। ठीक है जी, क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज टाइप करके बता दो। Anyone has any doubt? कोई नहीं है डाउट, कोई नहीं है। चलो जी हटाते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो, एक क्वेश्चन एज इट इज है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एज इट इज। अब की बार देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कुछ है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला डिफरेंस तो है इसमें, जब परचेज की थी उस टाइम की एनएवी भी दे रखी है, तो अब की बार अज्यूम करने वाला लफड़ा नहीं है। कितनी यूनिट्स आपने खरीदी थी वो आपको पहले कैलकुलेट करनी है और उसी को ओपनिंग यूनिट लिखना है। ठीक है, तो गलती मत कर देना कि 5,00,000 इन्वेस्ट किए तो 50,000 यूनिट होगी। 50,000 यूनिट नहीं होगी, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है पर इश्यू प्राइस कुछ अलग थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
इसमें केवल डिविडेंड और बोनस प्लान की चर्चा है, यहाँ पे ग्रोथ प्लान नहीं है, तो आपको 3 बार कैलकुलेशन नहीं करनी, 2 ही लोगों के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तीसरी बात, यहाँ जो एसटीटी है वो 2% लग रहा है, वहां 0.2 था, तो मिस्टेक मत कर देना, 2% लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म एग्जाम्प्ट है, शॉर्ट टर्म जो है उस पर 10% भी है, साथ में 3% का एजुकेशन सेस भी है। अब कोई लड़ना मत यहाँ पे कि 4% हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, जो एग्जाम में छपा वो आपको सॉल्व करना है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 27 इज योर होमवर्क। आगे के समझ में, क्वेश्चन में जो डेटा आपको ध्यान रखना है वो, ओके जी, अब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करने की पोजीशन में शायद नहीं है, देख लेते हैं कोई छोटा क्वेश्चन अगर है तो वो हम कर लेते हैं। नहीं है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आज 2 बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कोई इशू नहीं है, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 6 था, वो आप दोबारा करोगे बिना देखे। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पहले एक बार सॉल्यूशन देखना, और उसके बाद खुद जब क्वेश्चन करने बैठो तब सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। दूसरा, इलस्ट्रेशन नंबर 27 कर लेना, तो 28 अपने आप हो जाएगा, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। शीट सेंड कर देना, हाँ जी, ओके, मैं अभी करता हूँ आपको। और कुछ किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर सेइंग टाटा बाय बाय। चलो जी, टाटा, सी यू टुमारो।